ओके देखो सिनेरियो कुछ ऐसा है। लेट्स से तुम लोग ने लिखा है एक एक्शन मेथड। एक्शन मेथड सबको समझता है। कोई ऐसा है जिसको नहीं समझा एक्शन मेथड लिखा मतलब क्या? मतलब सी शार्प का तुमने कोई कोड लिखा, ठीक है। अब तुमको तुम्हारे पास एक व्यू है। व्यू व्यू मतलब तुम्हारे पास एक यूआई है, एक बटन है। वो बटन के क्लिक करने पर तुमको वो एक्शन मेथड को कॉल करना है, मतलब वो एक्शन मेथड को कोड एग्जीक्यूट करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, ये मेरा क्वेश्चन है। अभी ये लोग बोलेंगे फिर से करो क्वेश्चन, हम लोग समझ तुम कहानी सुना रहे हो। फिर से सुनो। तुम लोग के पास एक सी शार्प का फंक्शन है, एक्शन मेथड लिखा हुआ है, ठीक है। एक्शन समझता है सबको, कंट्रोलर में जो पब्लिक फंक्शंस होते हैं उसको एक्शन बोलते हैं। तो एक एक्शन तुम्हारे पास लिखा हुआ है। नाउ यू हैव वन स्क्रीन और वहां पे एक बटन है, एक्स वाई जेड या क्लिक मी करके बटन है। क्लिक मी बटन पे क्लिक करने पे ये वाला एक्शन मेथड को कॉल करना है। तो हम लोग कैसे वो कोड एग्जीक्यूट करते हैं, कौन बता सकता है? एक दो तीन, क्वेश्चन समझा? कैसे? फिर से कुछ नया बोल दिया। फिर से यूआई में मतलब व्यू में, व्यू में जाके कौन सा लेबल? बटन है। बटन के क्लिक करने पे अपने को एक सी शार्प का एक्शन मेथड एग्जीक्यूट करना है। हाँ, ऐसे थोड़ी डायरेक्ट क्लिक करने पे थोड़ी। तुम्हारे पास 5 एक्शन मेथड है, उसको कैसे मालूम पड़ेगा कौन सा एक्शन मेथड कॉल करना है? एक बटन है, 5 एक्शन है, कैसे मालूम पड़ेगा यही वाला एक्शन कॉल करना है? क्या? नहीं, वो तो डेटाबेस का काम हो गया। डेटाबेस डेटाबेस कुछ है ही नहीं, इतना रॉकेट साइंस सोचने की जरूरत ही नहीं है। व्यू में एचटीएमएल में बटन बना लिया, 5 एक्शन मेथड लिखा, पहला वाला कॉल करना है। कहाँ पर? व्यू में ऑब्जेक्ट कहाँ बनाते हैं हम लोग? बटन में लिख दिया इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, ये लिख दिया, उससे बटन बन गई। अब वो एक्शन मेथड कैसे कॉल करेगा? और कोई? किसके पैरामीटर में? हाँ, अब तो आएगी कैसे, वही तो पूछो, क्या करेंगे तो आएगी, यही तो क्वेश्चन है। ये तो तुम बोले जब कॉल हो जाएगा तब आएगी ना। व्यू में एग्जैक्टली exactly. मैं समझ गया तुम्हारा आंसर। और कोई? तुम्हारा आंसर सही था। और अगर गेट से करना है तो गेट से भी कर सकता हूँ मैं। गेट से भी कर सकता हूँ, खाली मेरे को फॉर्म टैग में एक्शन डालना पड़ेगा, वही वाला। एग्जैक्टली exactly. देखो दो तरीका है ये काम करने का, दो तरीका। या तो एक तो तुम बता दी, एक तुम बता दी। एक तरीका है तुम्हारा, या तो फॉर्म टैग लिखो, मतलब जो तुम्हारी बटन है वो बटन को एक फॉर्म टैग में डाल दो, ठीक है। फॉर्म टैग में कोई बटन है, इसका मतलब क्या है कि वो पेज को सबमिट करेगा, मतलब उसके अंदर जितने भी इनपुट कंट्रोल्स रहेंगे वो सबमिट करेगा। कहाँ सबमिट करेगा? जहां पे मैं एक्शन लिखूंगा, एक्शन इज इक्वल टू, तो एक्शन इज इक्वल टू में मैं यूआरएल लिखूंगा, वो यूआरएल लिखूंगा जो एक्शन मेथड को मेरे को कॉल करना है। तो क्या क्या बोलता है, नया नया एमवीसी आता है। बहक गया था। हाँ, इतना हार्ड बोला कि दूसरी बार मेरे को वापस पूछना पड़ा। तो मेरे पास बटन है, ये बटन के क्लिक होने मेरे को ये एक्शन मेथड कॉल करना है। तो सबसे पहले ये बटन को दो मेथड है इसका, एक मेथड तो यूजिंग फॉर्म टैग है और दूसरा मेथड यूजिंग एक्शन लिंक है, ठीक है। तो पहले फॉर्म टैग वाला बता देता हूँ। वो बटन को तुम पहले फॉर्म टैग में डाल दोगे, फॉर्म टैग में डाल दोगे मतलब फॉर्म टैग स्टार्ट करोगे, उसके बाद जाके फॉर्म टैग एंड करोगे। अब वो बटन की टाइप क्या लोगे? इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, ठीक है। सबमिट करने पे वो फॉर्म को सबमिट कर देगा, बराबर। सबमिट कहाँ करेगा? एक्शन इज इक्वल टू जो यूआरएल लिखूंगा वो,
वो यूआरएल में कौन सा लिखूंगा, मेरे पास 5 एक्शन मेथड है, जो एक्शन मेथड को मेरे को कॉल करना है वो यूआरएल लिखूंगा। जैसे मेरे कंट्रोलर का नाम है होम और 5 एक्शन बनाया हूं, ए बी सी डी ई, ठीक है। मेरे को बी को कॉल करना है, तो यू एक्शन में क्या लिखूंगा मैं, होम स्लैश बी। समझ में आया? ये एक मेथड हो गया, ये एक तरीका हो गया जिससे सबमिट करेगा। अब सबमिट दोनों तरीके से, ऐसा जरूरी नहीं मेरे को पोस्ट भी लेना पड़ेगा, गेट से भी सबमिट कर सकते हो तुम। गेट लो, यूआरएल मैप कराओ, सबमिट हो जाता है। सबमिट करने के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है पोस्ट ही हो, गेट भी सबमिट होता है, पोस्ट भी सबमिट होता है। तो वो थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन, थोड़ा सा मिस्टेक थी तो वो बता दिया, ठीक है। तो ये फॉर्म टैग हो गया। दूसरा मेथड क्या हो गया, एक्शन लिंक वाला। एक्शन लिंक वाला जो हम लोग क्लर्ट बनाते हैं, क्लर्ट में ऊपर क्रिएट बटन लेते हैं, उसके क्लिक करने पे क्रिएट तो एक्शन कैसे कॉल होता है, एक्शन लिंक से। एक्शन लिंक से मतलब एक एंकर टैग ले लो, मतलब एक्शन लिंक से ही एंकर बनता है। एक्शन लिंक से ही एंकर, मतलब ए टैग होता है एचटीएमएल में, ए टैग, उसको एंकर टैग बोलते हैं, ठीक है। तो एचटीएमएल में जो एंकर टैग होता है, एंकर टैग बनाने के लिए हम लोग एमवीसी में एक्शन लिंक लिखते हैं। चाहो तो तुम डायरेक्ट भी एंकर टैग लिख सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो एंकर टैग लिख के एचएफ के अंदर यूआरएल डाल दो। एचएफ इज इक्वल टू कौन सा यूआरएल, बी कंट्रोलर स्लैश, सॉरी, होम कंट्रोलर स्लैश बी एक्शन मेथड, होम कंट्रोलर स्लैश ए एक्शन मेथड, होम कंट्रोलर स्लैश ई एक्शन मेथड। 5 है ना, ए बी सी डी ई। जो जो तुम वहां पे एचएफ में लिखोगे वो वाला कॉल करेगा। ये दो अप्रोच समझी मैं क्या बोला? नहीं समझी तो मैं तुमको एकदम सीधा से ही अप्रोच करके बता देता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये देखो, मैं विजुअल स्टूडियो में आया, एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया। न्यू प्रोजेक्ट में ASP.NET MVC का प्रोजेक्ट क्रिएट किया, टेस्ट। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा एक कंट्रोलर मैं क्रिएट कर रहा हूँ, तो ये मेरा कंट्रोलर है। ये कंट्रोलर के अंदर मल्टीपल एक्शन मेथड है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सबको। क्या हुआ, लाइट कर दूं क्या? अच्छा, मैं समझा डार्क मोड और लाइट मोड बोल रहा हूँ। लाइट मोड पे भी कर सकता हूँ, इधर तो हो जाएगा। ठीक है, एक एक्शन मेथड ले लिया मैंने। पांच एक्शन मेथड में क्लियर कर दिया। अभी ये देखो, ये 5 एक्शन मेथड क्लियर करने के बाद अब मेरे को फॉर एग्जांपल ये वाला एक्शन मेथड कॉल करना है फॉर्म से। तो मैं क्या करूंगा, इसका एक व्यू बनाया, राइट क्लिक किया, ऐड व्यू, एक व्यू होगा, एक बटन कहीं पर। तो व्यू बना देता हूं मैं, जैसे फाइल एमटी व्यू मॉडल लेआउट। ओके, यहाँ पे आके मेरे पास एक लेट से बटन है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। ये बटन है, ये बटन पे क्लिक करने पे मेरे को क्या करना है, जो एक्शन मेथड कॉल करना है, तो इसको मैं इनकैप्सुलेट किस में करूंगा, फॉर्म में। समझ में आया क्या किया? फिर से कर रहा हूं, फिर से देखो। जो कोड को तुमको फॉर्म में डालना है, एक तो सादा तरीका ये है, आसान जिंदगी का, यहाँ फॉर्म लिखो या क्लोज कर लो। लेकिन बहुत ज्यादा रहता है ना, तो क्या करने का, पूरे को सेलेक्ट करने का, सेलेक्ट करके कंट्रोल के एस, या फिर ऐसा राइट क्लिक करके
राइट क्लिक करके मैं भूल गया हूँ, हाँ ये वाला इंसर्ट स्निपेट, ये हाँ सराउंड विथ, सॉरी ये, तो ये खुल जाएगा। मैं जल्दी ऐसा करता नहीं राइट क्लिक करके, इसके लिए मेरे को भी ध्यान नहीं, तो ऐसे कंट्रोल के एस करोगे तो ये खुल गया। अब इसमें जो टैग से सराउंड करना है वो टैग यहाँ पे टाइप करने का, तो ये टैग ने सराउंड कर दिया। अब एक्शन में क्या लिखना है वो यहाँ पे लिख देने का। एक्शन में मेरे को लिखना है होम स्लैश बी वाला कॉल करना है मेरे को। मेथड इज इक्वल टू, मैं गेट ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि लोग कंफ्यूजन है गेट और पोस्ट में, तो गेट लिया, तो गेट भी सबमिट होता है, ऐसा कुछ नहीं। इसको बिल्ड कर देते हैं और यहाँ पे आके इधर पे बी में लगा देते हैं एक डिबग पॉइंट और इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आके सबसे पहले मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, होम स्लैश बी, जिससे वो एक्शन मेथड आए, क्योंकि अपना व्यू का नाम बी है। तो ये कॉल हुआ, देखो ये वाला कॉल हुआ, F5 किया, ये बटन आई, इसके क्लिक करने पे वापस वही कॉल होगा। देखो इस पर क्लिक किया, फिर से वही कॉल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके क्लिक करने पे सेम पेज रिफ्रेश हो रहा है, मतलब इसके क्लिक करने पे भी वही कॉल होगा। अगर यहां से मैं चेक करूं व्यू सोर्स में, तो देखो फॉर्म टैग में होम स्लैश बी है, तो इसके सबमिट करने पे होम स्लैश मतलब होम कंट्रोलर और बी एक्शन मेथड में गेट के थ्रू जाएगा, ठीक है। तो ये चीज मैं यहाँ पे कर दिया। ये क्लियर है, ये जिसको थोड़ा बहुत नहीं समझा होगा तो भी क्लियर हो गया होगा। अभी मैं बोल देता हूँ इसको, मैं पोस्ट कर देता हूँ, पोस्ट से भी कर सकते हैं हम लोग, गेट से भी कर सकते हैं। इस उस टाइम पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, बी वाला एक और एक्शन मेथड लेना पड़ेगा और उसको पोस्ट करना पड़ेगा। तो यूआरएल क्या बन जाएगा, बी पोस्ट, बराबर। इसको मैं स्टॉप करके वापस चालू करना पड़ेगा मेरे को। तो इनिशियली गेट कॉल होगा यहाँ से होम स्लैश बी से, गेट कॉल होने के बाद पेज आएगा, क्लिक करूंगा, फिर पोस्ट कॉल होगा। अभी देखो ये डिबग आगे पड़ा है, मतलब ओपन भी नहीं हो रहा है, हो गया। अब इसके क्लिक करने पे क्या होगा, इसके क्लिक करने पे ये बटन ये यूआरएल पे पोस्ट मेथड के थ्रू जाएगी। तो मैं क्लिक किया, पहले डिबग डाल देता हूँ ताकि समझे। यहाँ पे डिबग पॉइंट डाल दिया, ब्रेक पॉइंट क्लिक किया, ये देखो आ गया पोस्ट। तो पोस्ट से, तो ये दो तरीका, मतलब एक ही है, दो अलग अलग गेट और पोस्ट मेथड से मैं कर रहा हूँ। अब दूसरा मैं क्या बोल रहा था, जैसे मेरे पास एक और व्यू है, ए में ले लेता हूं मैं, या यही व्यू है, इसके ऊपर एक और बटन बनाना है मेरे को, वो बटन पे क्लिक होने पे सी कॉल होना चाहिए, ठीक है। तो एक बटन बना लेता हूं मैं। तो जो एक्शन लिंक की बात कर रहा था मैं, शायद इसको ऊपर भी ले सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आके मैं लिखा @HTML, पहले HTML से बताता हूँ, फिर MVC के मेथड से बताता हूँ। तो एक एंकर टैग क्रिएट किया, इसमें एक href लिया, href में स्लैश होम स्लैश सी, ठीक है, और इसके अंदर मैं लिखा क्लिक मी। क्लिक मी पे क्लिक किया, ठीक है, लेकिन अभी ये बटन नहीं है, ये लिंक है, लेकिन इससे भी कॉल हो जाएगा, जो कॉल करने की बात है उसको बटन बना सकते हैं हम लोग। तो देखो ये सी कॉल किया, सी का के लिए वो नहीं था, क्या बोलते हैं, व्यू नहीं था, इसकी वजह से एरर आया। तो सी के लिए व्यू ऐड कर देता हूं मैं, यहाँ पे ऐड व्यू। समझ ना, एकदम बेसिक MVC का पार्ट है ये। मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ बताता हूँ, थोड़ी देर में समझ में आएगा वापिस से मेरे को क्यों याद आया ये सब। ये
ये हो गया सी, ठीक है, ये गया। तो ये दोनों मेथड से मैं क्या कर सकता हूँ, सी शार्प के कोड को कॉल कर सकता हूँ। दोनों ही मेथड में देखो एक प्रॉब्लम है, दोनों ही मेथड में एक प्रॉब्लम है। गौर से अगर पेज की तरफ देखूं मैं, क्लिक मी क्रिएट किया तो ये पेज, ये एक वैल्यू लाने के लिए पेज को पूरा रिफ्रेश होना पड़ा, मतलब ऑल टुगेदर न्यू पेज आता है। देखो मैं वापस से बैक करता हूँ, ये मेरा एरो जो है ना, यहाँ देखना समझेगा पेज रिफ्रेश हो रहा है कि नहीं। तो ये देखो पूरा पेज रिफ्रेश हो जा रहा है। तो एक डेटा लाने के लिए मेरे को एक एक्शन मेथड कॉल करने के लिए पूरे पेज को री-रेंडर करना पड़ रहा है, पूरे पेज को रिफ्रेश करना पड़ रहा है। तो ये जो है ना, दोनों ही केस में होता है, सबमिट में भी जो है पेज रिफ्रेश हो जाता है और एक्शन लिंक पे भी पेज जो है वो रिफ्रेश हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम है, ये के पेज पूरा मेरे को री-रेंडर करना पड़ रहा है, एक या दो छोटी सी मिनिएचर इन्फॉर्मेशन लाके मेरे को मेरे पेज पे रेंडर करना है। और मेरा कोई एक्शन मेथड से वो इन्फॉर्मेशन आ रही, लेट्स से एक ड्रॉप डाउन है, ठीक है, ड्रॉप डाउन में है एम्प्लॉय का नेम। तो जो एम्प्लॉय में सेलेक्ट किया, जो एम्प्लॉय में सेलेक्ट किया उसकी डेजिग्नेशन नीचे आना चाहिए, एक वैल्यू डेजिग्नेट। उसके लिए तो पूरा पेज रेंडर नहीं करोगे, नीचे और 500-600 फील्ड और है एम्प्लॉय की। तो मतलब एम्प्लॉय का नेम सेलेक्ट किया तो डेजिग्नेशन उसके बाजू में या नीचे खुद से प्रिंट होके आ जाना चाहिए। तो लेकिन पेज नहीं रिफ्रेश होना चाहिए। तो अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है कि तुमको तुम्हारे यूआई से, यूआई मतलब व्यू, यूआई मतलब व्यू, तुमको तुम्हारे यूआई या व्यू से कोई बैकएंड का, बैकएंड मतलब सी शार्प, कोई बैकएंड का एक एक्शन मेथड कॉल करना है तुमको, तुम्हारे यूआई से कोई बैकएंड का एक्शन मेथड कॉल करना है बिना पेज रिफ्रेश हुए। कॉल तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ जो दो तरीका बताया उससे, ये दो तरीके से दोनों में पेज रिफ्रेश हो जा रहा है। मेरे को क्या करना है, मेरे यूआई से मेरे को मेरे बैकएंड के कोई कोड को कॉल करना है बिना पेज रिफ्रेश हुए। तो वहां पे मैं यूज करता हूँ एजेक्स, वहां पे मैं क्या यूज करता हूँ, एजेक्स। अब एजेक्स क्या है, एजेक्स मतलब असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। असिंक्रोनस का मतलब होता है कि जो भी काम होगा वो बैकग्राउंड में होगा। असिंक्रोनस का मतलब क्या होता है, जो भी काम होगा वो बैकग्राउंड में होगा। जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है, एक्सएमएल एक डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक मार्कअप लैंग्वेज है, ये दो चीज है। तो ये दोनों को, ये एजेक्स कोई नई चीज नहीं है, कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। एजेक्स एजेक्स वही पुरानी चीज है, बस तीन टेक्नोलॉजी को मिला के एक नए तरीके से वो लोग यूज कर रहे हैं, उसको नाम दिया एजेक्स, ठीक है। तो क्या हुआ, अच्छा आवाज आ रही है, चलेगा। तो नई नई टेक्नोलॉजी नहीं बनाया है, जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी थी उसको ही मिक्स करके बनाया। पहले चावल अलग बनता था, दाल अलग बनती थी, अब बन गई खिचड़ी, समझेगा, वही चीज है एजेक्स। ना जावास्क्रिप्ट नया है, ना एक्सएमएल नया है, ना असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग नहीं है। तीनों चीज पुरानी थी, उसको एक साथ कनेक्ट करके यूज किया, दैट्स कॉल्ड एजेक्स। तो एजेक्स में होता क्या है, एजेक्स में होता यह है कि जैसे ही कोई बंदा क्या करता है, कोई बटन पे क्लिक करता है या कोई एक्शन लेता है। अब कौन सा एक्शन, ये एक्शन कौन से एक्शन की बात हो रही है, ये एक्शन यूआई में होगा, और यूआई में एक्शन को बोलते हैं इवेंट। और वो इवेंट्स कौन से होंगे, वो इवेंट होंगे डोम इवेंट्स, ठीक है। अब ये डोम बताया था कि डोम क्या होता है, नहीं, ठीक है। जो तुम्हारा एचटीएमएल का पेज होता है, जो तुमको सामने पेज दिखता है, जो भी तुमको पेज, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये पूरा यूआई का पार्ट है। ये हम लोग पूरा ऑल टुगेदर यूआई डेवलपमेंट पे मूव हो गए हैं, ठीक है। तो जो तुमको एचटीएमएल का पेज दिखता है, जो भी सामने, ठीक है, वो पेज जो तुमको दिख रहा है वो एक्चुअल में एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है, वो एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है। सबसे टॉप पे होता है एचटीएमएल टैग, ठीक है, वो एचटीएमएल टैग के अंदर होता है बॉडी और हेड। तो दो सेक्शन डिवाइड हो गया। अब बॉडी के अंदर आता हो तो बॉडी के अंदर होता है फॉर्म, फॉर्म के अंदर आता हो तो फॉर्म के अंदर होता है एक डिव के अंदर आता हो तो उसके अंदर होता है दो इनपुट। तो ये कैसा बन जाता है, एक ट्री स्ट्रक्चर बन जाता है। क्या बनता है, तो सबसे टॉप पे होता है एचटीएमएल, जिसको हम लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट कहाँ लोड होता है, जो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट लोड होता है विंडो। तो वो जो टॉप पे होता है ना, जैसे अभी ये जो यही पेज की बात करता हूँ, तो ये क्या हो गया, ये विंडो हो गया, ये क्या हो गया, ये विंडो हो गया। ये जो यहां से लेके यहां तक जो तुमको दिख रहा है, ये एचटीएमएल डॉक्यूमेंट हो गया, जिसको हम लोग एचटीएमएल टैग से बनाते हैं। तो ये एचटीएमएल टैग हो गया। उसके ऊपर हम लोग बनाते नहीं, वो ब्राउजर का विंडो होता है। तो एक एक इसको बोलते हैं हम लोग विंडो, इसको हम लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट,
डॉक्यूमेंट के अंदर जाते दो सेक्शन होता है, वो होता है हेड सेक्शन, एक होता है बॉडी सेक्शन। ठीक है, तो हेड सेक्शन जो दिखता नहीं है, जो बॉडी से पहले लोड होता है, ये शायद बताया था मैं शुरू में। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे फिर उसके बाद ये आता है तुम्हारा बॉडी सेक्शन। अब बॉडी सेक्शन में समझो ये एक डीव है, ये एक डीव है, ये एक डीव है, ऐसा। तो बॉडी सेक्शन में 3 डीव हो गया, ये डीव के अंदर गए तो एक स्पैन हो गया, स्पैन के अंदर गए तो एक इनपुट हो गया, मतलब कितना भी उसमें ड्रिल डाउन हो सकता है अलग अलग। बराबर, तो ये पूरा पूरा जो पेज होता है ना, वो एक स्ट्रक्चर में होता है, एक ट्री में होता है। वो ट्री को हम लोग बोलते हैं डोम ट्री। और डोम का फुल फॉर्म क्या है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का फंडा क्या है कि जो भी पेज तुम्हारे ब्राउजर में लोड होगा, जो भी पेज तुम्हारे ब्राउजर में लोड होगा, तो ब्राउजर क्या करता है, एवरी डोम के जो नोड होते हैं, मतलब डोम के जो ट्री के एवरी नोड होते हैं, हर नोड के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाता है। कौन सा ऑब्जेक्ट? वही ऑब्जेक्ट जो हम लोग पहले पढ़े थे सी शार्प में, वैसे ही बनाता है, पर सी शार्प का ऑब्जेक्ट नहीं बनाता है, जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बनाता है। फिर से बोलो, गौर से सुनो। जब जब ब्राउजर जो है तुम्हारे HTML पेज को ब्राउजर में लोड करने लगता है, तो वो पहले पास करता है कि इसने HTML क्या लिखा है। तो सबसे ऊपर क्या बनाता है? वो सबसे टॉप पे बोलता है ये मेरा विंडो है, विंडो के अंदर ये वाला HTML मैं लोड कर रहा हूं। तो वो ऐसा हो जाता है कि ट्री स्ट्रक्चर ऐसा बनता है। तो सबसे टॉप पे बनाता है एक नोड, जिसको बोल देता है वो विंडो। विंडो के नीचे एक नोड बनाता है, जिसको बोल देता है डॉक्यूमेंट, जो अपना HTML डॉक्यूमेंट है। ठीक? फिर इसके नीचे, अब ये HTML डॉक्यूमेंट है, तो एक आता है बॉडी और एक आता है हेड। इसको हेड ले लेता हूँ, इसको बॉडी ले लेता हूँ, जिस ताकि सेंटर में और बनाना रहेगा। क्योंकि डॉक्यूमेंट के अंदर ही बॉडी भी है और डॉक्यूमेंट के अंदर हेड भी है। अब ठीक है, अब यार ये तो लफड़ा हो गया। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे को, ऐसा करना चाहिए। ठीक है। ओ, बहुत तकलीफ है। बराबर से बचपन में शाम का मंजर बनाए होते तो ये सब नहीं होता। ठीक है, ये ऐसा। ये हो गया। अब इसके अंदर समझ लो, हेड में मैंने एक लिंक टैग डाला है, तो इसके अंदर एक लिंक टैग है। और यहां पर बॉडी में मेरे पास एक डिव है और दो डिव है, डिव 1 डिव 2। ठीक है। Yes. ये कुछ तो ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। ये जो ट्री बनी है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डोम ट्री। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोम ट्री, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल।
तो जितने भी डोम ट्री के नोड होते हैं, ये एक नोड है, वो एक नोड है, वो एक नोड है, वो एक नोड है, वो एक नोड है, जितने भी डोम ट्री के नोड होते हैं, हर एक के लिए ब्राउजर खुद से एक ऑब्जेक्ट बनाता है। हम लोगों नहीं बनाना, सी शार्प में हम लोग खुद से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अगर तुमको याद होगा तो। जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट अपने को बना बनाया मिलता है। हर पेज में विंडो और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट तो होता ही है। नहीं यकीन आता है, चलो मैं तुमको एग्जिस्टिंग पेज में दिखाता हूँ, कैसे पता चलेगा, कैसे तुम लोग मेरी बात पे यकीन करोगे कि ये ऑब्जेक्ट होता है। तो ये कोई भी पेज में जाओ, कोई भी पेज में सर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो, और ये कंसोल में जाओ, ये इसका कंसोल है, यहाँ पे जाके लिखने का जो भी ऑब्जेक्ट का नाम मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ, तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का नाम लिखो और एंटर करो। तो देखो ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है। डॉक्यूमेंट के अंदर कितनी प्रॉपर्टी है, अगर तुमको वो चेक करना है तो डॉक्यूमेंट डॉट लिखो। देखो ये सब आया, डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन, तो इसकी लोकेशन दिखाने लगा। डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट डॉट कुछ है क्या और बताने, हाँ डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, तो वो डॉक्यूमेंट के अंदर बॉडी जो HTML बॉडी बनी है वो ऑब्जेक्ट। तो ये सब क्या है, ये असल में क्या है, डॉट लिखने के बाद क्या आता है, डॉट लिखने के बाद वो ऑब्जेक्ट के अंदर की प्रॉपर्टीज आती है। ये सी शार्प में हम लोग सीख चुके हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट के आगे डॉट लिखोगे तो वो ऑब्जेक्ट क्या देता है तुमको, वो क्लास के अंदर प्रेजेंट प्रॉपर्टीज, इवेंट, वेरिएबल जो पब्लिक बाहर एक्सपोज हो सकते हैं वो सब की लिस्ट देता है। और ये तुम देखोगे डॉक्यूमेंट के आगे वही आ रहा है। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट जो है मेरे को बनाना नहीं है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट जो है ऑलरेडी ब्राउजर बना के देता है हर पेज के लिए। विंडो और डॉक्यूमेंट रहेगा, विंडो भी होता है, देखो विंडो डॉट अलर्ट, विंडो डॉट, जैसे विंडो डॉट अलर्ट लिखा मैं, और यहाँ पे जैसे ऐसा लिखा नाम मेरा, तो जो अलर्ट हम लोग लिखते हुए एक्चुअली में विंडो डॉट अलर्ट है। वो क्या है, विंडो डॉट अलर्ट। तो विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर तुमको विंडो में कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है। विंडो में मतलब किसमें, विंडो में मतलब ये जो सेक्शन है ना, ये अपना जो विंडो है, इसके ऊपर तुमको कुछ परफॉर्म करना है। ये जो अलर्ट आता है ना, ये पेज में से नहीं आता, ये एक्चुअल में विंडो में से आता है। तो इसके लिए वो विंडो डॉट अलर्ट है। लेकिन विंडो ऑब्जेक्ट जो है ना पेज में हमेशा अवेलेबल रहता है। तो चाहे तुम विंडो नहीं भी लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट वो, मतलब कोई भी फंक्शन तुम बिना ऑब्जेक्ट के कॉल करते हो जावा स्क्रिप्ट में, तो बाय डिफॉल्ट वो उसको विंडो ऑब्जेक्ट में लगा देता है। जैसे फॉर एग्जांपल एकदम सिंपल सी चीज बताता हूँ, इसको क्लियर कर लेते हैं और इसको निकाल लेते हैं बाहर। ये वही पेज कंसोल है, मैंने वो खाली वो विंडो को निकाल दिया बाहर। यहाँ पे आके मैं लिखा अलर्ट, डायरेक्ट अलर्ट लिखा, और इसमें लिखा मैं अपना नाम। तो मैं विंडो नहीं लिखूंगा तो अभी वो विंडो कंसीडर करेगा। तो विंडो ऑब्जेक्ट जो है वो डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट है। इंटरव्यू में क्वेश्चन करते विच इज द डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट इन द डोम ट्री, तो उसका आंसर क्या है, विंडो ऑब्जेक्ट। तुम नहीं भी लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट वो कौन सा ऑब्जेक्ट कंसीडर करेगा, विंडो। फिर ये सब जो बेसिक जो तुमको बता रहा हूँ, ये बेसिक, ये कौन से लैंग्वेज का बेसिक है, ये सब है जावा स्क्रिप्ट का। ये सब जो मैं तुमको बेसिक बता रहा हूँ किसका है, जावा। ऑब्जेक्ट भी जावा स्क्रिप्ट का है, जो कंसेप्ट बता रहा हूँ वो भी जावा स्क्रिप्ट का है, डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट क्रिएशन जो बता रहा हूँ वो भी जावा स्क्रिप्ट का है, डोम एलिमेंट की जो डोम की बात कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की बात कर रहा हूँ, वो भी पूरे जावा स्क्रिप्ट और यूआई की चीज है। यहां तक क्लियर है मैं क्या बोला, ठीक है। तो ये अभी डोम समझ में आ गया सबको, ठीक है। आ जाता हूं मैं अपने पॉइंट के ऊपर। तो मैं क्या बोल रहा था कि यूआई के अंदर जो भी एक्शंस होते हैं, यूआई के अंदर जो भी एक्शंस होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इवेंट, ठीक है। इवेंट किसमें परफॉर्म होते हैं, इवेंट होते हैं एक्चुअल में डोम के अंदर। यहीं से बात चली थी अगर याद होगा। तो मैं क्या बताने आ रहा था तुमको कि तुम्हारे यूआई में तुम जो भी एक्शन लोगे, तुम्हारे यूआई में तुम जो भी एक्शन लोगे, वो एक्शन मतलब इवेंट, जो भी इवेंट तुम परफॉर्म करोगे, वो इवेंट को बिना पेज रिफ्रेश किए बगैर हम लोग क्या करेंगे, बैकएंड तक पहुंचाएंगे। तो ये काम रहता है एजेक्स का। तो एजेक्स क्या करता है, एजेक्स करता ये है कि जो भी इवेंट तुम्हारे पेज के ऊपर लिए जाते हैं, अब इवेंट है कौन कौन से, क्लिक इज ए इवेंट, माउस ड्रैग इज ए इवेंट, माउस अप
माउस डाउन, की अप, की डाउन, समझ लो। कोई टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर कर्सर लेके गया तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑन फोकस, और कोई टेक्स्ट बॉक्स से कर्सर में बाहर लेके आया तो उसको बोलते हैं ब्लर। ब्लर हो जाता है ना, वो जिसपे क्लिक किया वो फोकस में आया, जिसपे से कर्सर हटाया वो ब्लर हो गया। समझे कि मैं क्या बोलूं? जैसे एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया मैं, अभी कौन सा पेज है, ये सी है ना। ये तो जैसे ये कर्सर लेके गया, ये इवेंट कौन सा हुआ, फोकस। जैसे कर्सर हटाया ये इवेंट हुआ ब्लर। इसके अंदर गया, टाइप किया, की डाउन, की अप और टाइप, तीन इवेंट है, ठीक है। माउस ऐसा ड्रैग किया, ये सब इवेंट है, ये सब ये क्या है बेसिकली, ये सब इवेंट है। तो ये इवेंट को एजेक्स क्या करता है, लेके जाता है तुम्हारे सी शार्प के कोड तक, मतलब बैकएंड के कोड। हम लोग के केस में सी शार्प है, अगर जावा में कोड करेंगे तो जावा हो जाएगा, पीएचपी में करेंगे तो पीएचपी हो जाएगा। तो एजेक्स कोई डॉट नेट की प्रॉपर्टी नहीं है, या डॉट नेट के अंदर ही यूज नहीं होता है। एजेक्स जो है वो हर जगह यूज होता है, इवन क्योंकि ये तो जावा स्क्रिप्ट में है, एचटीएमएल तो सब, वेब पेज तो पीएचपी में भी बनता है तो वहां पे भी डोम रहेगा, वेब पेज जावा में भी बनता है वहां पे भी डोम रहेगा, समझ लो। वेब पेज ओल्ड वाले एएसपी में भी बनता है, मतलब वेब फॉर्म में भी बनता है तो वहां पे भी डोम रहेगा। तो ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ये रिगार्डलेस ऑफ डॉट नेट डेवलपमेंट है। ये क्या है, रिगार्डलेस ऑफ डॉट नेट डेवलपमेंट। ऐसा कुछ नहीं, डॉट नेट का ही इससे कुछ रिलेशन है, ये ऑल टुगेदर न्यू चीज है। यूजुअली डॉट नेट डेवलपर्स को ये आता भी नहीं है, लेकिन हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं ये, क्योंकि इंटरव्यू में पूछते हैं। हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू में पूछते हैं वो लोग। तो इंटरव्यू में तुमसे बहुत मिनिमल क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन मैं तुमको पूरा प्रीफेस रेडी करके दे रहा हूँ कि बीच से पढ़ाऊंगा समझेगा नहीं, ठीक है। तो एजेक्स बेसिकली क्या है, एजेक्स को इंटरव्यू में क्वेश्चन करते हैं व्हाई वी आर यूजिंग एजेक्स। तो हम लोग को जब यूआई से बैकएंड का एक्शन मेथड बिना पेज रिफ्रेश हुए कॉल करना है तो एजेक्स को यूज करते हैं, एज सिंपल एज, ठीक है। तो बिना पेज रिफ्रेश हुए का मतलब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, असिंक्रोनसली कॉल करना। असिंक्रोनस का मतलब क्या होता है, बैकग्राउंड में। असिंक्रोनस क्या हो गया, बैकग्राउंड में। तो बैकग्राउंड में अगर तुम कॉल करोगे तो वो असिंक्रोनस हो गया। तो ये बेसिकली एजेक्स है। अच्छा, एजेक्स का क्लियर हुआ, एजेक्स बेसिकली क्या है कि मतलब थोड़ा बहुत एजेक्स वर्ड जो सुन के डरते हैं, एजेक्स एजेक्स एजेक्स, तो ये इतना क्लियर हो गया कि एजेक्स क्या है। एजेक्स बेसिकली एक टेक्निक है जिसमें जावा स्क्रिप्ट और एक्सएमएल को कंबाइन करके असिंक्रोनस फॉर्म में यूज करते हैं, उसको एजेक्स बोलते हैं। तो तुमको ये तो समझ में आ गया होगा कि होल एंड सोल जावा स्क्रिप्ट का काम है यहाँ पर, ठीक है। अब एक्सएमएल का काम क्या है, एजेक्स में जावा स्क्रिप्ट का तो मेरे को रोल समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट जो यूज करेंगे हम लोग, इवेंट जो यूज करेंगे वो सब जावा स्क्रिप्ट के रहेंगे। एक्सएमएल का काम क्या है, पहले पहले मतलब ओल्ड एज के अंदर क्या होता था उस टाइम पे, मतलब 90s के टाइम पे, तो ये जो एजेक्स से जो डेटा आता था, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक इवेंट हुआ क्लिक, एजेक्स उसको बैकग्राउंड में लेके गया सी शार्प के पास, सी शार्प से कोई एक वैल्यू निकल के आई, सी शार्प से एक वैल्यू निकल गई और वापस कहाँ आती है, वो जहां से एजेक्स कॉल हुआ है वहां पे आती है, उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स। बिना पेज रिफ्रेश हुए सब चलता है, उसको बोलते हैं हम लोग रिस्पॉन्स। तो जो रिस्पॉन्स आता था ना पहले, वो एक्सएमएल के फॉर्म में आता था, और अब जो रिस्पॉन्स आता है वो जेसन के फॉर्म में आता है। मेरी बात समझ में आई? पहले जो रिस्पॉन्स आता था वो एक्सएमएल के फॉर्म में, अब जो रिस्पॉन्स आता है वो जेसन। तो ऐसा नहीं है कि एक्सएमएल में आना बंद हो गया है, ये डिपेंड करता है मेरे फंक्शन के ऊपर। अगर फंक्शन एक्सएमएल रिटर्न करेगा तो एक्सएमएल आएगा, फंक्शन जेसन रिटर्न करेगा तो जेसन आएगा। लेकिन अभी न्यू टेक्नोलॉजी मतलब एमवीसी के अंदर जेसन रिजल्ट तो है, एक्शन मेथड में जेसन रिजल्ट है, ये हम लोग देखे हैं पहले, लेकिन एक्सएमएल रिजल्ट ऐसा करके कुछ नहीं है। तो यूजुअली मतलब 99% लोग जेसन रिजल्ट यूज करके डायरेक्ट जेसन रिटर्न कर देते हैं इंस्टेड ऑफ एक्सएमएल। तो 90% जो एजेक्स कॉल में रिटर्न क्या आएगा तुमको, जेसन ही आएगा। एक्सएमएल तो मेरे को ही खुद नहीं दिखता, मतलब हम लोग इतने पुराने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसमें ही नहीं है एक्सएमएल। तो तुम लोगों को तो मेरे को लगता नहीं कहीं एक्सएमएल आएगा। बहुत कोई बहुत बड़ी एमएनसी में लग गया, एक्सेंचर टीसीएस में लग गया, उन लोग का 20 साल पुराना प्रोजेक्ट रहेगा, उसका सपोर्ट तुमको मिलेगा, तो वहां पे शायद ही तुमको एक्सएमएल मिल जाए। अदरवाइज बहुत मुश्किल है कि कहीं पे एक्सएमएल देखने को मिलेगा एजेक्स में, लेकिन होता है।
मतलब अगर कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन करता है कि एजेक्स की रिक्वेस्ट में एक्सएमएल नहीं आ सकता, क्या तुम बोल रहे हो जेसन आएगा? आ सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन एपीआई, या दैट डिपेंड्स ऑन एक्शन मेथड जो हम लोग बैकएंड में कॉल करने वाले हैं। जो हम लोग बैकएंड में कॉल करने वाले हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या रिटर्न करेगा। वो एक्सएमएल रिटर्न करेगा तो एक्सएमएल, वो जेसन रिटर्न करेगा तो जेसन। क्लियर है ये चीज? तो असिंक्रोनस समझ गया, पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा बैकग्राउंड में। जावास्क्रिप्ट का बोल समझ गया। जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट पे इवेंट पे काम करने वाले हैं हम लोग। डोम का इवेंट मतलब जावास्क्रिप्ट का इवेंट, डोम का इवेंट मतलब जावास्क्रिप्ट का इवेंट। फिर उसके बाद एक्सएमएल का फंडा समझ गया, तो पहले नाम एक्सएमएल रख दिए तो आप उसको चेंज नहीं करेंगे ना। वो एजेक्स एक्स निकाल के अगर जे करेंगे तो कुछ अलग ही लगेगा वर्ड, तो वो एजेक्स हाँ एजाज हो जाएगा बिरयानी वाला। तो एजेक्स नाम तो वही पड़ गया था, तो फुल फॉर्म वही है उसका एजेक्स का, लेकिन अंदर से टेक्नोलॉजी जो है वो बदलते चले गई। जैसे पहले जो जावास्क्रिप्ट यूज होता था, पहले जो एजेक्स की टेक्निक यूज होती थी, अभी जो एजेक्स की टेक्निक यूज होती है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अब एजेक्स को लिखना कैसे है, एजेक्स रिक्वेस्ट हम लोग लिखेंगे कैसे? तो पहले कैसा होता था, पहले जब स्टार्टिंग में कोई भी पेज के अंदर हम लोग क्या करना पड़ता था, एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती थी जावास्क्रिप्ट के, उसके थ्रू ही हम लोग एजेक्ट लिख सकते थे। वो ऑब्जेक्ट का नाम है एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट। वो ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट। देखो वो ऑब्जेक्ट तुमको यहाँ मिलेगा पेज में। मेरे को यार अभी मैं बहुत दिन से मैं भी किया नहीं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, चेक करता हूँ। हाँ ये देखो है, ये ऑब्जेक्ट जो है ना, ये वाले जो ये समझ रहे हैं ना ऑब्जेक्ट कहां से आ रहा है? ये ब्राउजर खुद बना के दे रहा है तुमको जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग को क्या करना होता था, एक रिक्वेस्ट फाइल। नॉर्मल हम लोग को रिक्वेस्ट फाइल करने के लिए एचटीटीपी रिक्वेस्ट लगता है, लेकिन एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट ये एजेक्स के लिए यूज होता है। तो इसका ये ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं हम लोग, और ये ऑब्जेक्ट को यूज पहले करते थे, ये ऑब्जेक्ट को यूज करते थे और इसके थ्रू रिक्वेस्ट बनाते थे, तो वो रिक्वेस्ट को एजेक्स बोलते थे। लेकिन अब मामला पूरा चेंज हो गया, क्योंकि अगर ये वे से हम लोग जाएंगे तो एक एग्जैक्ट रिक्वेस्ट के लिए कम से कम 200 लाइन का कोड लिखना पड़ता है। मेरी बात समझ में आई? और ये ऑब्जेक्ट हर ब्राउजर मतलब हर ब्राउजर के लिए एजेक्स का कोड अलग अलग रहेगा। अगर तुम्हारे पास ओपेरा मिनी है तो कोड अलग, अगर तुम इंटरनेट एक्सप्लोरर 6 से पहले का वर्जन यूज करते हो तो कोड अलग, अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर तुम 7 और 8 यूज करते हो तो कोड अलग, और इंटरनेट एक्सप्लोरर तुम 10 यूज करते हो तो कोड अलग, 9 10 यूज करते हो तो कोड अलग। समझ में आएगा? अगर तुम फायरफॉक्स यूज करते हो तो कोड अलग, अगर तुम एप्पल सफारी यूज करते हो तो कोड अलग। तो सबके लिए एजेक्स का कोड अलग था। तो हम लोग कितने ब्राउजर के लिए मैनेज करते, और मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं ये वेबसाइट है, ये यूआरएल है, ये ओपेरा में खोल रहा है, तो वो फायरफॉक्स में खोल रहा है, वो क्रोम में खोल रहा है, वो इंटरनेट एक्सप्लोरर में खोल रहा है, कोई का एप्पल का मोबाइल है वो एप्पल सफारी में खोल रहा है। समझ रहे हो क्या? तो हम लोग को कंट्रोल नहीं है, तो क्या करना पड़ता था, हर एक ब्राउजर के लिए कोड लिखना पड़ता था, चेक करके कि ब्राउजर कौन सा है उसके हिसाब से ये वाला कोड चलेगा। इफ लिख के ऐसा, ब्राउजर ये है तो ये, ब्राउजर ये है तो ये, ब्राउजर ये है तो ये, ऐसे कोड पहले होता था। तो ऐसे कोड एक एजेक्स रिक्वेस्ट के लिए 200-250 लाइन का कोड लिखते थे। कभी कभी वो कोड 500 और 600 लाइन में चले जाता था, एक रिक्वेस्ट का कोड, एक डेटा लाने के लिए 600 लाइन का कोड एजेक्स से लिखना पड़ता था। तो ये चीज माइक्रोसॉफ्ट को खल गई थी। माइक्रोसॉफ्ट बोला ये आया 200 लाइन का कोड लिखा, ये आया 200 लाइन का कोड लिखा, और सेम सेम ही लिख रहे हैं ना, कोड तो सेम ही लिख रहे हैं। जिसने एप्पल के लिए जो इसने लिखा रहेगा, इसने भी वही एप्पल के लिए लिखा रहेगा, फायरफॉक्स के लिए जो इसने लिखा रहेगा फायरफॉक्स के लिए भी वही रहेगा। मेरी बात समझ, कोड तो सेम रेप्लिकेट हो रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने बोला कि मैं एक लाइब्रेरी बना देता हूँ, उसके अंदर मैं ये एजेक्स का कोड डाल दूंगा, और तुम लोग एक लाइन लिखना, वो 200 लाइन का कोड मैनेज मैं करूंगा। दैट लाइब्रेरी इज नोन एज जेक्वेरी। बात समझ में? दैट लाइब्रेरी इज नोन एज जेक्वेरी। तो खाली एजेक्स नहीं लाके दिया तुमको, वो तुमको खाली एजेक्स नहीं लाके दिया, तुमको बहुत सारी चीज ऐसी लाइब्रेरी के फॉर्म में लाके दे दिए। तो माइक्रोसॉफ्ट की है वो लाइब्रेरी जेक्वेरी, अभी माइक्रोसॉफ्ट के हाथ में। तो माइक्रोसॉफ्ट की वो लाइब्रेरी है, उसने क्या किया है, जितने भी कॉमन जावास्क्रिप्ट के काम थे, जिसके लिए 200 250 300 लाइन लिखना पड़ता था, उसको उसने क्या कर दिया, शॉर्ट करके 1 लाइनर कोड बना दिया। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन करते हैं, व्हाई वी आर यूजिंग जेक्वेरी एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेक्वेरी एंड जावास्क्रिप्ट। ये शायद किया भी होगा, कोई मेरे को एक बार पूछ भी रहा था। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेक्वेरी एंड जावास्क्रिप्ट। जेक्वेरी जो है वो एक लाइब्रेरी है जो जावास्क्रिप्ट में बनी हुई है,
और जावा स्क्रिप्ट जो है एक कोर लैंग्वेज है जो ब्राउजर में यूज होती है। जावा स्क्रिप्ट जो है एक लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जो ब्राउजर में स्क्रिप्टिंग करने के लिए यूज करते हैं। और वो लैंग्वेज को एक बड़े बड़ी कोड में डाल के लाइब्रेरी बना दी है। वो लाइब्रेरी का नाम क्या है? जेक्वेरी। तो इसका मतलब ऐसा है कि मैं एक का इंटरव्यू ले रहा था, मैं उसको बोला कि उससे पूछा कि हैव यू वर्कड ऑन जेक्वेरी? तो उसने बोला यस। तो मैं बोला हैव यू वर्कड ऑन जावा स्क्रिप्ट? बोलता है नो। तुम जेक्वेरी की लाइब्रेरी यूज कर रहे हो, उसमें तो जावा स्क्रिप्ट में ही कोड करोगे। तो मैं जब उससे क्वेश्चन किया, मतलब कुछ जावा स्क्रिप्ट को क्वेश्चन किया, तो बोलता है कि हम लोग जावा स्क्रिप्ट पे काम नहीं करते, हम लोग जेक्वेरी पे काम करते। तो ऐसा नॉनसेंस आंसर मत देना कभी, क्योंकि लोग को ऐसा लगता है कि ये दो अलग अलग चीज है। तुम इमेजिन करो तुम सी शार्प डेवलपर हो, ठीक है? अब तुमको समझ में आया कि ये तीन बंदे बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमेशा यही तीन करते हैं, ये तीन बंदे बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो फराज ने बोला कि मैं ना सी शार्प में एक ऐसा कोड लिख दूंगा कि ये तीनों को एक एक लाइन में वो हजार हजार लाइन का कोड चलेगा, ऐसा सोचा। अब फराज ने क्या किया, वो हजार लाइन का कोड एक फंक्शन में डाल दिया और उसको एक क्लास में डाल दिया, और इन लोगों को बोला क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके कॉल कर लेना। तो फराज ने कौन सी लैंग्वेज में कोड किया? सी शार्प में, बराबर। ये लोग कौन सी लैंग्वेज में कोड कर रहे हैं? सी शार्प में ही ना। मेरी बात समझ में आई? तो लैंग्वेज सेम है, लेकिन ये लोग उसके कोड को ऐसे लाइब्रेरी यूज करेंगे, लेकिन लैंग्वेज तो वही रहने वाली है। मतलब ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट का ही बनता है जेक्वेरी के कोड में भी, कंसेप्ट जावास्क्रिप्ट का यूज होता है जेक्वेरी में भी। अभी लैंग्वेज थोड़ी बदलेगी, जेक्वेरी कोई लैंग्वेज नहीं है, जेक्वेरी इट्स अ लाइब्रेरी। और वो लाइब्रेरी को यूज करने के लिए जो लैंग्वेज यूज होती है वो तो आज भी जावास्क्रिप्ट ही है। तो ऐसा मत बोलना कि हम लोग जावास्क्रिप्ट पे हम लोग काम नहीं किए। हम लोग ये बोल सकते हो तुम, हम लोग को जावास्क्रिप्ट पे काम नहीं किए हैं, वी आर यूजिंग jQuery with the help of JavaScript. We are using jQuery with the help of JavaScript. ये तुम बोल सकते हो, ये थोड़ा सुटेबल आंसर लगता है। मेरी बात समझ में आई? तो jQuery JavaScript का डिफरेंशिएशन पूछता है इंटरव्यू में कि jQuery क्या है और JavaScript क्या है। तो JavaScript एक लैंग्वेज है, jQuery जो है वो लैंग्वेज में बनी एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी समझता है सबको? लाइब्रेरी मतलब मैं कोड कर दिया खूब सारा और वो सबको बांट दिया, ठीक है? तो वो लाइब्रेरी हो गई। यहां तक क्लियर है मैं क्या बोला? ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने इसके ऊपर, एजेक्स के ऊपर। तो एजेक्स को एग्जीक्यूट करने के लिए 200-250 लाइन लग रही थी। तो जेक्वेरी बोलता है कि तुम ज्यादा मेहनत मत करो, डॉलर लिखो, डॉलर से मतलब डॉलर का साइन लिखो और एजेक्स लिखो, हो गई 200 लाइन। मेरी बात समझ में? वो क्या बोला? डॉलर लिखो और एजेक्स लिखो, डॉलर एजेक्स, हो गई 200 लाइन का कोड। जो पहले 200 लाइन में होता था वो एक वर्ड में होना स्टार्ट हो गया। मेरी बात समझ में? तो जेक्वेरी जो है ना यूआई डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा आसान कर देता है। मतलब यूआई डेवलपमेंट बहुत बहुत टिपिकल चीज है। किसको किसको आइडिया है यूआई डेवलपमेंट का? इससे पहले यूआई डेवलपमेंट में ट्राई कर रहा होगा या काम कर रहा होगा तुम्हारा? और कोई है? तेरा भी था ना यूआई? नहीं, कोई एक रिएक्ट वाला था यहाँ पे, तो कोई लगता है शायद वो इससे पहले वाले बैच में 2-3 लोग ऐसे जो रिएक्ट से आए थे। मतलब ये बैच में रिएक्ट, पहले रिएक्ट में ट्राई कर रहे थे, बाद में डॉटनेट में आ गए, ठीक? तो ये समझा? तो यूआई डेवलपमेंट के लिए मल्टीपल लाइब्रेरीज बनी हुई है। अब ये भी समझ लो। तो वो लोग बोलते हैं कि वी हैव रिक्वायरमेंट फॉर रिएक्ट डेवलपर, वी हैव रिक्वायरमेंट फॉर एंगुलर डेवलपर, विल यू वर्क ऑन एंगुलर, विल यू वर्क ऑन रिएक्ट, ऐसा पूछते हैं। तो उसके लिए यस बोलने का क्यों? क्योंकि अगर तुमको जेक्वेरी आता, जैसे जेक्वेरी एक लाइब्रेरी है, वैसे रिएक्ट भी एक लाइब्रेरी। अब रिएक्ट फ्रेमवर्क बन रहा है, वो भी अभी बीटा में है, हाँ, लेकिन एंगुलर जो है वो पूरा फ्रेमवर्क है। तो उन लोग क्वेश्चन करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरी? फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में फर्क क्या है फिर? मतलब एंगुलर और रिएक्ट में फर्क क्या है? देखो ये पूरा मामला यूआई की तरफ चला गया, हम लोग बैकएंड की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। तो एंगुलर और रिएक्ट में फर्क क्या है? एंगुलर और रिएक्ट दोनों यूआई मैनिपुलेशन के लिए यूज होता है। यूआई मैनिपुलेशन मतलब क्या होता है? मतलब तुम्हारा डोम मैनिपुलेशन, डोम जो है ना तुम्हारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, उसको मैनिपुलेट करने का मतलब मैनिपुलेशन मतलब क्या? जैसे डोम में तुमको एक पेज पे ये दिख रहा है, डोम में तुमको यहाँ पर दिख रहा है ये सी लिखा हुआ है, तो तुम चाहते हो कि जैसे ही टाइम 10 बजे ये सी जो है वो सी सी हो जाना चाहिए, 11 बजे सी 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 हो जाना चाहिए, 12 बजे एक और सी ऐड हो जाना चाहिए। ये तुमको कोड करना है। तो तुमको एक्चुअल में करना क्या है? ये जो डिव है, इसको
चेंज करना है, चेंज करना मतलब इसकी प्रॉपर्टी को मैनिपुलेट करना है, इसको चेंज बोलते हैं ना, मैनिपुलेशन। तो ये तुमको क्या करना है असल में, ये इसको मैनिपुलेट करना है। तो ये प्रॉपर्टी को मैनिपुलेट करने के लिए तुम डोम के ऑब्जेक्ट को यूज करोगे। कौन से डोम के, यहां तक कैसे पहुंचोगे तुम, पहले लिखोगे विंडो, विंडो डॉट डॉक्यूमेंट, फिर उसके बाद बॉडी, फिर उसके अंदर ढूंढोगे डिव। अब इसमें डिव 3-4 मिलेगा, तो इसका कोई एक नाम होगा, वो नाम के थ्रू यहां तक पहुंचोगे, फिर उसको मैनिपुलेट करोगे। तो पेज के कोई भी सेक्शन में तुमको पहुंचना है तो तुम विंडो से पहुंच सकते हो। पेज के ये सेक्शन में पहुंचना है, पहले आओगे विंडो, फिर आओगे डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के बाद बॉडी, बॉडी के बाद चेक करोगे पेज में जाके एचटीएमएल में ये कहां पे है बॉडी में, तो स्पैन होगा, डिव होगा, कोई तो एक टैग ही होगा ना, वो टैग का नेम देखोगे। अब 5 स्पैन है, कौन सा स्पैन उठाना है, ये भी एक स्पैन है, ये भी एक स्पैन है, ये भी एक स्पैन है और ये भी एक स्पैन, स्पैन टैग पता है ना, स्पैन करके टैग होता है एचटीएमएल। तो स्पैन, ये सब स्पैन है, तो हर एक स्पैन का एक नाम होगा, इसका नाम आईडी, आईडी देते हैं, आईडी, आईडी इज इक्वल टू हेड, इसका आईडी इज इक्वल टू होम, इसका आईडी इज इक्वल टू अबाउट, इसका आईडी इज इक्वल टू कॉन्टैक्ट। बेस्ड ऑन आईडी तुम सर्च करके निकाल सकते हो। तो इतना अंदर अंदर आने की भी जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। मतलब कैसा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसमें आईडी पास कर दो, पूरे डॉक्यूमेंट में वो जहां आईडी मिलेगी वो लेके आ जाएगा। इसको देखना है तो देखो मैं बताता हूँ। लेट्स से मेरे पास ये है ना, ये H1 है, H2 है, ठीक है, इसको मैं एक आईडी दे दिया, हेडिंग, इसको आईडी क्या दिया मैंने, हेडिंग। अब ये हेडिंग मेरे को देखो, यहाँ पे मैं इसको इंस्पेक्ट करूंगा तो दिख रहा है आईडी हेडिंग, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं गेट कर सकता हूँ, कैसे, तो मैं लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये क्या है, फंक्शन है, ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शन तो कॉल कर ही सकते हैं ना, तो ये फंक्शन है, गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब ये बोल रहा है आईडी बता क्या है, मैं बोला हेडिंग, आया, ठीक है, रिजल्ट में जो सी निकल गया। अब मैं बोलता हूँ वो जो निकला है आईडी, उसके कलर को चेंज कर दो। देखो ऑन द गो कैसे चेंज होगा वो देखो, मैं इसको वापस से ना ऐसा कर देता हूँ, चलो, अरे यार ये बहुत तकलीफ दे, ऐसा कर देता हूँ। ये जो निकला है इसमें डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू, पीछे रेड हो गया, समझ तुम्हें क्या किया, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू यूआई को मैनिपुलेट किया। अगर मेरे को कुछ और टेक्स्ट उसमें डालना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ कुछ भी कर सकता है ना भाई। देखो इसमें कैसा है, जो तुम सीएसएस की प्रॉपर्टी पता है, सीएसएस में ये प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड हाइफन कलर। देखो ये एक पैटर्न है, मैं पता नहीं कोई नोट किया है कि नहीं, लेकिन वही बेस पे चलता है। जैसे सीएसएस की प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड हाइफन कलर, है ना, तो ये जावास्क्रिप्ट में प्रॉपर्टी बन जाती है, ये फर्स्ट वर्ड स्मॉल रहेगा तो ये बन जाती है बैकग्राउंड। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास सीएसएस में प्रॉपर्टी है फॉन्ट साइज, तो वो जावास्क्रिप्ट में क्या बनेगी, समझ में आ रहा है क्या, ये ऐसे ही चलता है, ये ऐसा होता है, कभी ट्राई करके देख लो, कभी नोट किया ये, ध्यान दियो। यूआई में, यूआई वाले लोग को शायद पता होगा ये ऐसा होता है। हाँ उसने जावास्क्रिप्ट में का जो केस है ना वो फॉलो करते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी सीएसएस की जो है एज इट इज वैसी ही रहेगी। तो अभी जैसे मेरे को ये लिखना है डॉट फॉन्ट साइज इज इक्वल टू, अरे फॉन्ट डॉट स्टाइल,
फाइल को सीरीज से मैनिपुलेट करने वाला है, वरना फिर मेरे HTML डालना वो है ना, ये CSS है ना, ऑब्जेक्ट से भी हो सकता है ना मैनिपुलेट। हाँ ये देखो हुआ ना, सेट हुआ है। इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है शायद, लेकिन बड़ा इम्पैक्ट नहीं आ रहा, पता नहीं, देखना पड़ेगा क्या। वेल इससे तुम मैनिपुलेट कर सकते हो, कलर चेंज करना है, फॉन्ट चेंज करना है, जो भी तुमको सीएसएस का काम करना है वो कर सकते हो। इवन तुम टेक्स्ट चेंज कर सकते हो इसके अंदर, जैसे इसका ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, ये देखो यहाँ समझ में, जो सी और वो सब जो बोल रहा था मैं, वो सब चेंज हो सकता है। तो ये मैं क्या करूं, पेज के कोई भी सेक्शन को तुमको एक्सेस करना है तो उसको आईडी दे देने का, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ऐसा लिखने का। तो ये हम लोग करते थे जावास्क्रिप्ट में। जे क्वेरी बोलता है कि ये जो इतनी मेहनत कर रहे हो ना, ये यहां से लेके यहां तक ये भी मत करो, उसकी जगह लिखो डॉलर। उसकी जगह क्या लिखो, डॉलर। तो मतलब जो सेम चीज मैं हेडिंग के लिए कर रहा हूं तो मैं लिखा बोला डॉलर, डॉलर लिख के हेडिंग, देखो सेम चीज आ गई। अब मैं लिख के यहाँ पे बोला इसका टेक्स्ट को चेंज करो, चेंज नहीं हुआ क्या? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, जब भी हम लोग आईडी यूज करेंगे तो यहाँ पे हैश आएगा, तो हैश मिस हो गया था। फिर से क्लियर करके बताता हूँ मैं। तो हम लोग जावास्क्रिप्ट में क्या लिखते थे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मतलब कोई भी को भी सेलेक्ट करना है तो मैं ऐसा लिखता था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे आईडी एज इट इज जैसा लिखता था, जैसे हेडिंग, हेडिंग आईडी में दिया हो तो ये लिख दिया। लेकिन यही चीज अगर जे क्वेरी में आती है तो ये इतने पूरे की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, डॉलर। और ये हेडिंग जो है हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ऐसा। अब देखो एक फंक्शन है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एक है बाय आईडी, एक है बाय नेम, एक है बाय क्लास, समझ रहे हो क्या? हाँ, तो बाय टैग नेम अलग अलग है। तो जे क्वेरी बोलता है कि जावास्क्रिप्ट में तो सबके लिए अलग अलग फंक्शन है और याद रखने में कंफ्यूजन है। वो बोलता है कि तुम सबके लिए यही यूज करो डॉलर बस, लेकिन मेरे को बता देना, आईडी रहेगी तो हैश लगा देना, क्लास रहेगा तो डॉट लगा देना, तू कुछ नहीं लिखेगा तो मैं उसको टैग नेम समझ लूंगा। मेरी बात समझ में आ रही क्या? आईडी रहेगा तो हैश लगा देना, क्लास रहेगा तो डॉट लगा देना, कुछ नहीं लिखोगे तो टैग नेम हो जाएगा। तो वो जितने भी जावास्क्रिप्ट के अलग अलग फंक्शन थे वो ऑल जो आके वो डॉलर में एडजस्ट हो जाते हैं। मेरी बात समझी, समझ में आ? ये बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, ये बहुत एकदम बेसिक चीज है जावास्क्रिप्ट की, बचपन में पढ़ते थे 11 12 में आईटी में। क्या चीज बोलो पैराग्राफ? हाँ, पैराग्राफ टैग की बात कर रहे हो, पी टैग, पी टैग ना, पी टैग को आईडी दे दो, वो आईडी को यहाँ लिख दो। कंटेंट पे मसला नहीं है, मसला ऑब्जेक्ट पे, चाहे वो पैराग्राफ हो, चाहे वो डीव हो, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे वो बटन हो, चाहे वो टेबल हो, उसका नाम दो। नाम मतलब आईडी, मतलब नेम टैग भी देते हैं हम लोग, ऐसा नहीं, लेकिन उसका आईडी टैग दे दो। आईडी के अंदर जो लिखो यहाँ लागे हैश के आगे वो लिख दो। आईडी है तो हैश, क्लास है तो डॉट। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसे यहां तक समझा ये? तो अगर मेरे को गेट एलिमेंट बाय नेम की इक्वालिटी रखना है तो हैश लगाऊंगा, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम रखना है तो डॉट लगाऊंगा। तो अभी मेरे केस में क्या है, नेम है तो हैश लगाया, ठीक है। अब इसमें क्या है, प्रॉब्लम है, ये दोनों फंक्शन में थोड़ा सा गौर से देखो, जो मैं सामने स्क्रीन पे लिख रहा हूं, मैं लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय
हाँ ये आ गया, सभी आ गया इसमें, और ये 3 में, ये सब में कुछ जैसा फर्क समझ में आ रहा है? बहुत जल्दी पकड़ ले, कौन बोला? हाँ, और स्पीड में यूजुअली लोग को दिखता नहीं। गौर से देखो, इसमें क्या है? गेट एलिमेंट है, लेकिन इसमें क्या है? एलिमेंट्स 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 इधर पर। इसका मतलब क्या है? ये फंक्शन जो रिटर्न करेगा वो सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा, और ये फंक्शन जो है वो मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि आईडी से पूरे पेज में एक आईडी से एक टैग एक ही बार रहेगा, तो आईडी के बेस पे हमेशा एक ही वैल्यू रिटर्न होगी। मतलब एक आईडी तुम दो टैग को नहीं दे सकते। जैसे 2 डिव है तुम्हारे पास, दोनों डिव को सेम आईडी नहीं दे सकते। दिया तो ये भी तो दिया तो नहीं। HTML एरर कहाँ देता है? सबसे अच्छी बात तो यही है, इसके लिए तो लोग बोलते हैं बहुत अच्छा है। एरर कहाँ देता है वो? एग्जैक्टली फर्स्ट वाले को ले लेता है वो, सेकंड वाले को इग्नोर कर देगा। समझ में आया? तो ये आईडी में 2 दे ही नहीं सकता, तो ये इसके लिए यहाँ पे एस नहीं है। लेकिन एक एलिमेंट पे 5 एलिमेंट पे सेम क्लास दे सकता हूं मैं, मल्टीपल एलिमेंट पे सेम क्लास दे सकता हूं मैं, सेम नेम एट्रीब्यूट दे सकता हूं। टैग तो रह गई, डिव 5 बार डिव यूज करो, 5 बार स्पैन यूज करो, टैग नेम तो मल्टीपल हो गई। ठीक है, और क्या है? ये क्या लिखा है? टैग नेम पढ़ने में भी नहीं आ रहा यहां से मेरे, ये मेरे को नहीं पता क्या है, देखना पड़ेगा, कुछ तो नहीं दिख रहा है इधर से, इतना करीब से पढ़ने में नहीं जब। तो ये समझा क्या है? तो ये जो है जिसमें एस लगा है ना, ये मल्टीपल वैल्यू, मल्टीपल मतलब इसको एरे रिटर्न करेगा, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। इसको क्या बोलेंगे? जावास्क्रिप्ट का एरे रिटर्न करेगा, और ये सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा। समझ में आएगा? तो ये हम लोग को मैनेज करना पड़ता था जावास्क्रिप्ट में। मतलब जावास्क्रिप्ट में हम लोग को मैनेज करना पड़ता था कि अगर मैं बाय नेम लिखूंगा तो दो भी आ सकता है, बाय क्लास लिखूंगा तो मल्टीपल आएगा, तो एरे आएगा, तो एरे में से पहला एलिमेंट निकालो, ये वो ऐसा करना होता था। लेकिन जे क्वेरी बोलता है कि ये सब तुमको सोचने की जरूरत नहीं है, तुम हैश लिखो, डॉट लिखो, बाकी आई विल टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग। जे क्वेरी मतलब वही है यार, कितना औसम है वो, वही वाला है। तुम जब जावास्क्रिप्ट में कोड करोगे ना, तो तुमको रियलाइज होगा कि जेक्वेरी का क्योंकि हम लोग स्टार्ट किए थे तो जावास्क्रिप्ट से ही किए थे शुरू में, जावास्क्रिप्ट में कोड किया। मेरे को ये सब जावास्क्रिप्ट कैसे आ रहा है? मैं तो .NET डेवलपर हूँ ना, मेरे को तो ये तो पता भी नहीं होना चाहिए था ये सब। हम लोग स्टार्ट किए थे जावास्क्रिप्ट से, लेकिन बाद में फिर प्रोजेक्ट माइग्रेशन होने लगा जेक्वेरी के ऊपर, तो जेक्वेरी आ गया। और जेक्वेरी को लोग इतना हल्के में लेते, लोग बोलते रिएक्ट ऐसा, एंगुलर ऐसा है। तुम खुद से जाओ, एक रिसर्च करो कि कौन सी यूआई लाइब्रेरी है जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली है, और नंबर्स देखो उसके नंबर्स देखो। रिएक्ट और एंगुलर करीब भी नहीं लगता है जेक्वेरी के। उसका रीजन सबसे पुरानी यूआई लाइब्रेरी है। तो इतने सारे प्रोजेक्ट में इंटीग्रेटेड है ना, इतने सारे प्रोजेक्ट में। अब तो ऐसा हो गया माइक्रोसॉफ्ट के हर प्रोजेक्ट में तुमको जेक्वेरी मिलेगा, हर प्रोजेक्ट में, चाहे .NET लो, चाहे .NET कोर लो, कोई सा भी प्रोजेक्ट लो, तुमको जेक्वेरी वही मिलेगा। और इसके अलावा भी जेक्वेरी का इंटीग्रेशन जो है खाली .NET के साथ नहीं है, जावा के साथ भी है, PHP के साथ भी है, वहां पर भी जेक्वेरी यूज होता है। मेरी बात समझ में आई? तो ये जो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, ये देखो ना, मैं विजुअल स्टूडियो में तुमको नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं ब्राउजर में पढ़ा रहा हूँ तुमको। अगर तुम गौर करोगे तो मैं ब्राउजर में वो चीज बता रहा हूँ तुमको। विजुअल स्टूडियो के अंदर ये ऑब्जेक्ट्स नहीं बन रही है, पेज लोड होने के टाइम पे ही ऑब्जेक्ट बन जा रहे हैं। तो ये फंडा है मेरा जेक्वेरी का। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब ये डॉलर जो है, ये जो डॉलर, ये जो जेक्वेरी की कैपेबिलिटी है, मेरे पेज में आएगी कैसे? अगर मेरे को लेके आना है मेरे पेज में, तो मेरे को क्या करना पड़ता है? जेक्वेरी को इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो अभी कैसे चल रहा है ये? क्योंकि अगर हम लोग MVC का प्रोजेक्ट लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसमें जेक्वेरी इंटीग्रेटेड रहता है। कहाँ पे रहता है? वो यहाँ दिखेगा। तो कैसे मालूम पड़ेगा कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, इसमें जेक्वेरी है कि नहीं है? मैं तो अभी ज्वाइन हुआ, मैं तो चलती में चढ़ा हूं, तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि जेक्वेरी है कि नहीं है? तो ब्राउजर में पेज को रन करो, रन करके यहाँ पे जाके लिखने का सिर्फ डॉलर। अगर डॉलर लिख के एंटर हिट किए और यहाँ पे इसने दिखा दिया कि जेक्वेरी का सेलेक्टर है, देखो दिख रहा है जेक्वेरी ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली, अगर ये लिखा हुआ आ गया तो मतलब जेक्वेरी इंटीग्रेटेड है। और नहीं रहेगा तो डॉलर की मीनिंग अलग है, डॉलर की मीनिंग जो है अलग है। अगर हम लोग जेक्वेरी इंटीग्रेट नहीं करते हैं तो $0, $1,
वो भी एक यूआई के इंटरव्यू का क्वेश्चन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ $0, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ $1, पता है? सीरीज है ना, लिस्ट है ना। लास्ट जो कमांड एग्जीक्यूट करोगे उससे जो एरे निकलेगा उसके एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए $0, $1 एग्जीक्यूट करते कंसोल में। $0 एंड $1। देखो ना, अभी अगर मैं $0 लिखूंगा तो क्या आता है? हेडिंग, H2 की हेडिंग। क्या टैब की? कौन सा टैब? हाँ, वही टैग की इंडेक्सिंग है। तो कैसे पता चलेगा कि jQuery इंटीग्रेटेड है? तो यहाँ पे डॉलर लिखा, डॉलर लिख के इंटर हिट किया तो ये आ गया। तो jQuery के क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन तुम्हारा ये आता है, वही डिफरेंस बिटवीन जावास्क्रिप्ट एंड jQuery। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा आता है व्हाट आर द jQuery सेलेक्टर्स, व्हाट आर द jQuery सेलेक्टर, एंड कौन सा सेलेक्टर तुमको पता है, कौन सा सेलेक्टर तुमने यूज किया है। तो सेलेक्टर्स कौन कौन से है वो समझ लो यहाँ पर। तो jQuery के सेलेक्टर के अंदर आता है तुम्हारा, पहला आता है तुम्हारा आईडी सेलेक्टर, दूसरा आता है तुम्हारा क्लास सेलेक्टर, तीसरा आता है तुम्हारा कॉन्टेक्ट सेलेक्टर, आईडी है, क्लास है, टैग सेलेक्टर। तो इसके लिए क्या यूज होता है? इसके लिए यूज होता है हैश। इसके लिए क्या यूज होता है? डॉट। इसके लिए क्या यूज होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ हैश एंड डॉट। मतलब कॉन्टेक्स्ट कैसा हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल एक पेज है, ठीक है, तो एक पेज है लाइक दिस, ऐसा कर देता हूं, यहाँ पे एक पेज है, उसमें एक div है, ठीक है। अब ये div के अंदर एक पैराग्राफ है, और एक और div है, और इसके अंदर स्पैन है, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, ये वाला पैराग्राफ सेलेक्ट करना है, मतलब वो पैराग्राफ सेलेक्ट करना है जो div के अंदर आता है। तो इसको सेलेक्टर में कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा डॉलर, ठीक है। डॉलर लिखने के बाद यहां पर मैं टैग का नेम लिखा, लेट्स से div, और दूंगा स्पेस p। इसका क्या मतलब हुआ? वो पैराग्राफ सेलेक्ट करेगा जो div के अंदर है। लेट्स से यही पेज के अंदर यहां पर एक पैराग्राफ ऑलरेडी है, तो वो ये वाला पैराग्राफ तो सेलेक्ट कर लेगा, लेकिन इसको छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ने कॉन्टेक्स्ट बताया कि वही पैराग्राफ सेलेक्ट करना है जो पी के अंदर रहेगा। तो तुम स्पेस देते हो तो ये क्या क्रिएट करता है? कॉन्टेक्स्ट। और ये एक और सेलेक्टर है, ग्रुप सेलेक्टर, ठीक है। तो ग्रुप सेलेक्टर में हम लोग लगाते हैं कॉमा। इसका क्या मतलब हुआ? कॉमा का मतलब div भी सेलेक्ट कर और पैराग्राफ भी सेलेक्ट कर। इसका क्या मतलब हुआ? क्यों सेलेक्ट करेंगे? कलर चेंज करने के लिए, फॉन्ट चेंज करने के लिए, टेक्स्ट चेंज करने के लिए, हाइड करने के लिए, शो करने के लिए। मेरी बात समझी? अब वो क्वेश्चन ये है कि सेलेक्ट करें तो क्यों सेलेक्ट करें? मैनिपुलेशन, डो मैनिपुलेशन, ठीक है। जो भी जरूरत रहेगी, जो भी तुम्हारी रिक्वायरमेंट रहेगी, लेट से कोई कंडीशन पे हाइड हो जाना चाहिए, सेलेक्ट करो हाइड। टेक्स्ट चेंज होना चाहिए, सेलेक्ट करो टेक्स्ट में कोई वैल्यू डाल दो। कलर चेंज होना चाहिए, सेलेक्ट करो कलर चेंज कर दो, ठीक है। तो ये कॉमा क्या है? ग्रुप सेलेक्टर, मतलब ये दोनों का ग्रुप, इन दोनों को ही सेलेक्ट कर लेगा। और अगर मैं स्पेस दूंगा तो ये हो गया कॉन्टेक्ट सेलेक्टर। पी को तभी सेलेक्ट करेगा जब वो div के अंदर आएगा। समझ में आया? तो एक होता है कॉन्टेक्स्ट, एक होता है ग्रुप, ये क्लियर है। तो कॉन्टेक्स्ट के अंदर लगाते हैं कॉमा, कॉन्टेक्स्ट के अंदर लगाते हैं हम लोग स्पेस, और इसमें लगाते हैं हम लोग कॉमा, ठीक है।
अब आ जाता है तुम्हारा टैग सेलेक्टर। टैग सेलेक्टर में सीधा हम लोग क्या लिखते हैं, टैग नेम। लाइक मेरे को सेलेक्ट करना है ये ऐसा लिख दिया मैं, ये हो गया टैग सेलेक्टर। क्लियर है? तो ऑल फंक्शंस जो है वो उसमें इतने टाइप के सिलेक्टर यूज करते हैं। ये सब तो मेरे को समझ में आ गया, ये सब मैं आंसर दे दिया, ये सब है आम जिंदगी। सामने वाला क्वेश्चन करते इंटरव्यूअर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब ऑल सेलेक्टर। कौन बोला ऑल? कोई तो बोला है ऑल सेलेक्टर, पूछा था क्या इंटरव्यू में? तो इसका मतलब है ऑल सेलेक्टर। वो बोलेगा कि हाउ कैन आई सिलेक्ट ऑल एलिमेंट इन द पेज, ऑल एलिमेंट जिसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, स्टार। समझ में आया? इसके अलावा एक सेलेक्टर है जिसका नाम है एट्रीब्यूट सेलेक्टर, मतलब ऐसे एलिमेंट जिसमें ये वाला एट्रीब्यूट है उसको सेलेक्ट करना। तो वो बहुत एडवांस हो जाता है, वो मतलब वो पूरा यूआई डेवलपमेंट की तरफ चल जाएगा। इतना भी तुम बोल देते दैट इज मोर देन सफिशिएंट। दो सेलेक्टर पे उन लोग फोकस करते हैं, एक है वो भी बता दो, एक है आईडी, दूसरा क्लास। इसके अलावा आगे जाएगा भी नहीं। तो मैं तुमको बता दिया वहीं से इसके लिए। कहाँ बैठेगा ये? वसफ भाई, वसफ भाई समझेगा? तो स्टार जो है तुम्हारा ऑल एलिमेंट जो है वो सेलेक्ट करने के लिए यूज होता है। तो स्टार ऑल एलिमेंट के लिए तो ऐसे कुछ स्पेशल सिलेक्टर्स है जो स्टार है तुम्हारा, एक दो और है तो उसको थोड़ा गूगल करके देख लेना जेक्वेरी सेलेक्टर्स में क्या क्या है क्वेश्चन। किसको जेक्वेरी सेलेक्टर के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे? कोई क्वेश्चन जो ऐसा है जो यहाँ पे मैं अभी नहीं बताया? $.get वो एजेक्स है, $.get तो एजेक्स है, सेलेक्टर का नहीं है वो। जैसे $.ajax मैं अभी बोला ना कि $.ajax लिखते हैं तो वो 200 लाइन का कोड पूरा हो जाता है, तो वैसे एक $.get भी है। तो मैं आऊंगा अभी एजेक्स की तरफ, मैं तो पहले बेसिक सेलेक्टर्स हो जाए, सेलेक्टर से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन। आईडी और क्लास के अलावा यूजुअली करते भी नहीं वो लोग क्वेश्चन। और ये जो मैं तुमको बोला ये तो बहुत करते हैं, ये स्टार वाला। क्या क्या दे दिया नेम? हाँ है ना, वो यही तो बोला मैं, नीचे क्या है? अच्छा नेम नाम की प्रॉपर्टी जे क्वेरी से उसको नहीं सेलेक्ट कर सकते अपन, नेम नाम को। फिर तुमको एट्रीब्यूट सेलेक्टर यूज करना पड़ेगा। मैं भी बोला ना कि स्पेसिफिक एट्रीब्यूट एग्जिस्ट करता है उस, जैसे फॉर एग्जांपल बोलेगा कि ऑल इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट को सेलेक्ट करो, मतलब ऑल टेक्स्ट बॉक्सेस जो है खाली वो सेलेक्ट होना चाहिए। तुम नेम एट्रीब्यूट की बात कर रहे हो ना, जैसे डिव में नेम इज इक्वल टू करके किसी ने लिखा तो उसको मैं कैसे सेलेक्ट करूंगा? तो वही तो बोल रहा हूं मैं, एट्रीब्यूट सेलेक्टर से मैं सेलेक्ट करूंगा। बता रहा हूं। ये देखो, ये दिख रहा है, जैसे आईडी इज इक्वल टू चूज दिया तो तुम क्या लिखोगे? नेम इज इक्वल टू, नीचे चला गया क्या? ये देखो डॉलर एट्रीब्यूट, तुम बोले नेम एट्रीब्यूट की बात कर रहे हो ना, तो वही मैं बोला वो एट्रीब्यूट के लिए हो गया। अब कोई भी रहने दो ना एट्रीब्यूट, नेम रहने दो, टाइप रहने दो, क्लास रहने दो। स्टैंडर्ड तो उसने दिया हुआ है क्लास के लिए डॉट है, लेकिन कोई शाना बोलेगा नहीं मेरे को क्लास, ऐसे तो ऐसे भी यूज कर सकते हो कि क्लास इज इक्वल टू जो भी लिखना है वो, नेम इज इक्वल टू, तुम नेम एट्रीब्यूट को यहाँ पे डाल के लिखो, सेलेक्ट करेगा। मतलब स्टैंडर्ड सेलेक्टर से नहीं कर सकते, फिर तुमको एट्रीब्यूट सेलेक्टर के थ्रू जाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन किया था मेरे से एक बार कि पेज पे ऑल जो है मेरे को टेक्स्ट एरिया को सेलेक्ट करना है, टेक्स्ट एरिया करके, तो वो टाइम पे मेरे को क्लिक नहीं हुआ टेक्स्ट एरिया के लिए। टेक्स्ट एरिया पता है ना, वो जो बड़ा वाला टेक्स्ट बॉक्स होता है पेज में, उसको सेलेक्ट करना है। कैसे करेंगे सेलेक्ट जेक्वेरी से? टेक्स्ट एरिया को सेलेक्ट करना टैग से करेंगे। मैं भी उसको वही बोला एट्रीब्यूट से करेंगे, बोला कौन सा एट्रीब्यूट? तो मेरे को क्लिक हुआ कि टेक्स्ट एरिया, जैसे इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लिखते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स बनता है,
लेकिन इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट एरिया लिख के टेक्स्ट एरिया नहीं बनता, टेक्स्ट एरिया नाम का एक टैग होता है, टेक्स्ट एरिया नाम का एक टैग होता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ये देखो, अगर मैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लिखा, यहाँ पे तो टेक्स्ट बनता है, लेकिन इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट एरिया नहीं होता है, टेक्स्ट एरिया करके एक टैग होता है ऐसा, समझे क्या? देखो ये आएगा, ये दिख रहा है, ये सेलेक्ट करना था, ये टेक्स्ट एरिया हो गया। इसके attributes में हम default size दे सकते हैं। अबे टैग नेम से ही हो जाएगा वो, मतलब अपन हम लोग शेयर मारने निकले तो खरगोश नीचे से निकल गया, ऐसा है वो, टैग नेम से ही हो जाएगा ना, नो आईडी नो एट्रीब्यूट नथिंग, कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है तुमको। लोग आ गए, 3 बज गए क्या? वो वही दिखाने आया, उसको क्या इशारा कर, तो टेक्स्ट एरिया समझ में आया ये टेक्स्ट एरिया का। तो टेक्स्ट एरिया क्या करूंगा, डॉलर लिख के टेक्स्ट एरिया लिखूंगा, ऑल टेक्स्ट एरिया सेलेक्ट हो जाएगा, एज सिंपल एज, टैग नेम सेलेक्टर से ही हो जाता है, टैग सेलेक्टर से ही हो जाएगा काम मेरा। तो इतने जेक्वेरी के सेलेक्टर्स है। जेक्वेरी में अभी हम लोगों को क्या क्या पेंडिंग है जेक्वेरी में, अब हम लोग जेक्वेरी में आ जाएंगे एजेक्स के पार्ट के ऊपर, जो हम लोग को एमवीसी में लगने वाला है। ये इतना बेसिक जेक्वेरी का दैट इज मोर देन सफिशिएंट, जो तुम आंसर दे सकते हो, सेलेक्टर का आंसर दे दोगे तुम, जेक्वेरी जावास्क्रिप्ट का पूछेगा वो आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा डॉलर डॉट एजेक्स, एजेक्स के एट्रीब्यूट डॉलर डॉट गेट, आईडी डॉट लोड, एक आईडी डॉट लोड है, एक डॉलर डॉट गेट है और एक डॉलर डॉट एजेक्स है, ये 3 पूछता है इंटरव्यू में। ये 3 जो है मैं एग्जांपल के साथ बता दूंगा, वो पार्ट एंड हो जाएगा जेक्वेरी का। देन उसके बाद जेक्वेरी का हम लोग जो है डो मैनिपुलेशन जो है प्रैक्टिकल देखेंगे, लाइक ड्रॉप डाउन कैसे फिल करना है जेक्वेरी से। फिर उसके बाद आएगा जेक्वेरी से पार्शियल व्यू कैसे कॉल करना है। तो अभी अपना पार्शियल व्यू हुआ नहीं, पार्शियल व्यू नहीं हुआ ना अपना, पार्शियल व्यू हुआ नहीं हुआ, तो पहले पार्शियल व्यू पढ़ेंगे हम लोग, फिर जेक्वेरी से पार्शियल व्यू कैसे रेंडर करते हैं वो देखेंगे। तो जेक्वेरी का पार्ट यहाँ पे एंड हो जाएगा। जेक्वेरी में और कुछ मतलब पूछता नहीं है, बहुत बहुत लिमिटेड क्वेश्चन जेक्वेरी के जो है तुमको एज ए डॉटनेट डेवलपर पूछते, वो लिमिटेड क्वेश्चन ऑलरेडी टारगेट हो जाएंगे। ठीक है, तो एक लेक्चर वीकडेज में रखूंगा मैं, जिस दिन बारिश थोड़ा कम रहेगी उस दिन, ये वीकडेज में, तो ये वीकडेज में एक लेक्चर रखूंगा, इंशाल्लाह जेक्वेरी जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी के लिए छुट्टी।